Hello everyone, welcome to the class. We have almost completed all the powers of the president. We are left with just two powers of the president. One is financial power of the president, second is the emergency power of the president. हम राष्ट्रपति की लगभग सभी शक्तियां पढ़ चुके हैं, हमारे सिर्फ दो शक्तियां बाकी है। एक है वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, दूसरी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। So before going through that topic, I would like to take you back in the Indian politics where we will learn when the national emergency was imposed in the era of Indira Gandhi in 1975-77, what were the situations to give you a better understanding about the emergency power of the president. आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को और बेहतर तरीके से समझ सकें, इसलिए मैं आपको पहले भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूंगी, जहां पे 1975-77 के टाइम इंदिरा गांधी ने पहली दफा नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी। दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई गई थी, यानी आंतरिक अशांति की बुनियाद पर लगाई गई थी। So let's start the topic. We all are aware that Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away on 27th of May 1964. हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। He was not well from more than a year. वो लगभग एक साल से बीमार थे। After the death of Jawaharlal Nehru, the question of succession arose. After Nehru, who? उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद क्वेश्चन उनका उत्तराधिकार कौन होगा, इस चीज पे प्रश्न उठा कि नेहरू के बाद अब कौन। But in newly independent country like India, this situation gave rise to a more serious question after Nehru what? लेकिन भारत जैसी नए देश में जो अभी स्वतंत्र हुआ था, ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में, नए स्वतंत्र देश में जो और ज्यादा ध्यान देने वाला प्रश्न था वो यह था कि आफ्टर नेहरू व्हाट, नेहरू के बाद अब क्या। सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डाउट्स दैट मेनी अदर आउटसाइडर्स हैड about whether the India's democratic experiment will survive after Nehru or not. दूसरा क्वेश्चन इस डाउट की वजह से आया, इस संदेह की वजह से आया कि और अदर कंट्रीज की तरह और दूसरे देशों की तरह भारत भी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है डेमोक्रेटिक का, क्या वो डेमोक्रेटिक रह पाएगा नेहरू के बाद भी। It was feared that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession. ये डर सता रहा था कि बाकी देशों की तरह कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी स्मूथली अपना डेमोक्रेटिक सक्सेशन ना कर पाए, अपना उत्तराधिकारी ना चुन पाए। A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army. और अगर ऐसा वो नहीं कर पाए तो यह डर सता रहा था कि कहीं पॉलिटिकल रोल जो है वो आर्मी ना ले ले, यानी हमारे भी देश में कहीं आर्मी का रूल ना लग जाए, जनरल्स का रूल ना लग जाए। बट द देन प्रेसिडेंट ऑफ Congress party, K. Kamaraj, he consulted the party leaders and Congress members of parliament and found that there wasn't consensus in favor of Lal Bahadur Shastri Ji. So, Shastri Ji was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister. लेकिन हमारे कांग्रेस के उस वक्त के जो अध्यक्ष थे वे थे के कामराज। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के संसद सदस्यों से परामर्श किया और पाया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में एक सहमति थी, तो शास्त्री जी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया और इस तरह वे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी टू एक्सपायर्ड ऑन January 10, 1966. शास्त्री जी का भी निधन 10 जनवरी 1966 को हो गया। But
This time, there was a competition between Morarji Desai and Indira Gandhi for the seat of Prime Minister. So, to decide who will succeed Shastriji, a secret ballot among the Congress MPs was held. Indira Gandhi won by securing the support of more than two-thirds of the party's MPs. लेकिन इस बार शास्त्री जी ने के वक्त तो कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं था, लेकिन इस बार क्या हुआ, दो लोगों के बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए मुकाबला था, दो के बीच में कंपटीशन चल रहा था। वो दो लोग कौन थे? एक थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे इंदिरा गांधी जी। इसलिए ये तय करने के लिए कि शास्त्री जी का उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा, कांग्रेस के बीच एक गुप्त मतदान हुआ। इंदिरा गांधी जी ने पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों के समर्थन को हासिल करके जीत हासिल की। Then come a new challenge in front of Indira Gandhi. उसके बाद इंदिरा गांधी के सामने एक नई चुनौती आ गई, and that was fourth general election which was going to be held in 1967. वो थे चौथे आम चुनाव जो 1967 में होने वाले थे, which were going to be held in 1967. So what was the condition before the elections? What were exactly the situation before the elections? चुनावों से पहले की स्थिति थी क्या भारत में, परिस्थितियां क्या थी? Before the fourth general election, country's economy was in a dilapidated state. But why was it so? Why was it in a dilapidated state? Because there was monsoon failure, which led to drought, resulted in decrease in agricultural production, which led to serious food shortages, further added by drop in foreign exchange revenue combined with a sharp rise in military expenditure. Rest were natural, but the one sharp in military rise expenditure wasn't natural. Then why there was sharp rise in military expenditure? It was because India was involved in war in 1962 as well as in 1965 with China and Pakistan respectively. Further, Indira Gandhi devaluated Indian rupees against the dollar. Earlier, $1 was equal to 5 rupees. By giving 5 rupees, you can buy $1, but now it costs more than 7 rupees. It triggered price rise. People started protesting. What happened actually was, क्या कहा मैंने, चौथे आम चुनाव से पहले देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। इसकी वजह क्या था? मानसून की विफलता, सूखा, उससे कृषि उत्पादन में कमी होना, जिसकी वजह से गंभीर खाद्य कमी हो गई। इन एडिशन टू इट, इसके साथ और विदेशी मुद्रा राजस्व में भी गिरावट आ गई और इसी के साथ सैन्य खर्च में भी तेज वृद्धि हुई। सैन्य खर्च में तेज वृद्धि होने का क्या कारण था? सैन्य खर्च में तेज वृद्धि होने का कारण ये था कि भारत दो युद्ध में शामिल था। पहला 1962 में हुआ, दूसरा 1965 में, क्रमशः चाइना और पाकिस्तान के साथ। उसके बाद इंदिरा गांधी ने डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्यांकन कर दिया। अब $1 के लिए 5 रुपए देने, पहले $1 के लिए 5 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ के 7 रुपए से भी ज्यादा हो गई। इससे कीमतों में वृद्धि हुई और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। Before the fourth general election, country's economy was in a dilapidated state. So we have concluded why it was. हमने देखा कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी हमारी इकोनॉमी, और क्यों थी हमने ये भी देख लिया। Now fourth general election of 1967. अब इलेक्शंस की बात करते हैं, चौथे आम चुनाव की। Elections were held without Nehru for the first time. इलेक्शंस नेहरू जी के बिना ये पहली बार हुए थे। कांग्रेस managed to have majority in the Lok Sabha, but with the lowest tally of seats and share of votes since 1952. Congress lost majority in almost 7 states, and in 2 states defection prevented from forming government. हुआ क्या था? कांग्रेस लोकसभा में बहुमत हासिल करने में सफल तो हो गई, लेकिन 1952 के बाद से
अब तक की सबसे कम सीटें और वोट शेयर के साथ। लगभग 7 राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत ही खो दिया और 2 राज्यों में दल बदल ने सरकार बनाने से रोक दिया। What were those 9 states actually? Those 9 states were Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras, which is now known as Tamil Nadu, and Kerala. 9 राज्य कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, और केरल। For the first time, concept of coalition came in being. पहली बार कोएलिशन अस्तित्व में आया था, गठबंधन अस्तित्व में आया था। What is coalition? गठबंधन होता क्या है? The term coalition is the denotion for a group formed when 2 or more people, factions, states, political parties, militaries, etc. agree to work together temporarily in a partnership to achieve a common goal. कोएलिशन क्या होता है? गठबंधन होता क्या है? गठबंधन शब्द एक समूह के लिए एक संकेत है जब 2 या 2 से अधिक लोग, गुट, राज्य, राजनीतिक दल, सेना आदि एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साझेदारी में अस्थायी रूप से एक साथ काम करने के लिए सहमत होती है। I said temporary, not permanent. They are forming for temporary purpose and not permanent. वो अस्थायी रूप से आ रहे हैं, ना कि स्थायी रूप से। This phenomena came into existence in the election of 1967. Many non-Congress parties came together to form joint legislative parties. यह 1967 के चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आया। कई गैर कांग्रेसी दल संयुक्त विधायक दल बनाने के लिए एक साथ आए। Now what is defection? अब दल बदल क्या है? It means an elected representative leaves the party on whose symbol he/she was elected and joins another party. इसका मतलब ये है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुना गया था और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है। Now let's talk about its origin. इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? It came because of the floor crossing practiced by Gayalal, an MLA in Haryana in 1967. He changed his party thrice in a fortnight, from Congress to United Front, back to Congress, and within 9 hours to United Front again. It is said that when Gayalal declared his intention to quit United Front and join Congress, Congress leader Rao Birendra Singh brought him to Chandigarh press and declared Gayaram was now Ayaram. हुआ क्या था? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल द्वारा किए गए फ्लोर क्रॉसिंग के कारण अस्तित्व में आया। उन्होंने अपनी पार्टी को एक रात में 3 बार बदल दिया। कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा, वापस कांग्रेस में, और फिर 9 ही घंटे के भीतर फिर से संयुक्त मोर्चे में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब गयालाल ने संयुक्त मोर्चा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की तो कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह ने उन्हें चंडीगढ़ प्रेस में लाए और घोषणा की कि गयाराम अब आयाराम थे। Later, Constitution was amended to prevent defections. बाद में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। Thus, a popular saying Ayaram Gayaram, which means Ram came, Ram went, came in existence due to constant realignment and shifting political loyalties in this period. This expression became popular in political vocabulary in India to describe practice of frequent floor crossing by legislators. इस प्रकार एक लोकप्रिय प्रेषण आयाराम गयाराम, जिसका अर्थ है कि राम आया, राम चला गया, इस अवधि में निरंतर पुनर्गठन और राजनीतिक वफादारी के स्थानांतरण करने के कारण अस्तित्व में आया। यह अभिव्यक्ति विधायकों द्वारा बार बार फ्लोर क्रॉसिंग की प्रथा का वर्णन के लिए भारत में राजनीतिक शब्दावली में लोकप्रिय हो गई।
Elections of 1967 proved that yes, Congress can be defeated, but there was no substitute that as yet. Most non-Congress coalition government in states did not survive for long. They lost majority and either new combinations were formed or president's rules had to be imposed. 1967 के चुनावों ने साबित कर दिया कि हाँ, कांग्रेस को हराया तो जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई और विकल्प नहीं है। राज्यों में अधिकांश गैर कांग्रेसी संगठन सरकारें लंबे समय तक नहीं टिक सकी। उन्होंने बहुमत खो दिया, या तो नए संयोजन बन गए या फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। Real challenge for Indira Gandhi came not from the opposition but from within the party. She has to deal with the syndicates. इंदिरा गांधी के लिए असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से ही आई थी। उन्हें सिंडिकेट्स से निपटना पड़ा। Who were syndicates? अब ये syndicates कौन थे? Syndicates, it was a group of powerful and influential leaders from within the party. सिंडिकेट्स वे समूह था, पार्टी के भीतर ही शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। They played an important role in installation of Indira Gandhi as Prime Minister. They accepted her as the Prime Minister. But why so? Why they didn't supported Morarji Desai? It was because they were expecting that because Indira Gandhi was a new leader and she is young, she is lacking the experience, she will be dependent on them. They expected that Indira Gandhi will follow their advice. But because Indira Gandhi was a female of high esteem, she chose her trusted advisors, that too from outside the Congress, and slowly and carefully she sidelined the syndicates. उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों स्वीकार किया और मोरारजी देसाई को क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी राय मानेंगी। और उन्हें ये उम्मीद क्यों थी? क्योंकि उन्हें लगता था अभी इंदिरा गांधी छोटी हैं, इनके पास अनुभव भी नहीं है और ये राजनीति में अभी नई हैं, तो इस वजह से इन्हें हमारी राय की जरूरत पड़ेगी। तो वो इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन हुआ क्या? इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के बाहर के लोगों में से अपने भरोसेमंद सलाहकार को चुन लिया और धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी से सिंडिकेट को दरकिनारे कर दिया। She faced two challenges. उन्हें दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। First, build her independence from the syndicate, and second, she also needed to work towards regaining the grounds that Congress has lost in 1967 elections. पहला, सिंडिकेट से अपनी स्वतंत्रता का निर्माण करना और दूसरा, उन्हें इस आधार को हासिल करने की दिशा में भी काम करने की जरूरत थी जिसे कांग्रेस ने 1967 के चुनावों में हार गए थे। जिस वजह से हार गए थे उसे भी तो कवर करना था, उस लॉस को भी। तो अब उन्होंने ये कैसे किया? हाउ शी डिड दैट? शी अडॉप्टेड अ बोल्ड स्ट्रेटजी. शी चेंज्ड द सिंपल स्ट्रगल to an ideological struggle. She launched a series of initiatives to give government policy a left orientation. उन्होंने एक साहसिक राजनीति अपनाई। उन्होंने साधारण संघर्ष को एक वैचारिक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीति को वामपंथी दिशा देने के लिए कई पहल शुरू की, कई जगह पे पहल की। She got Congress Working Committee to adopt 10-point program in May 1967. It included nationalization of general insurance, social control of the banks, sealing of urban property and land reforms, distribution of food grains, and provisions of house sites to rural people. Though the syndicate leaders formally approved this left-wing program, they had serious reservations about the same. मई 1967 में
इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाने के लिए कांग्रेस कार्य समिति बनाई। इसमें सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, शहरी संपत्ति और भूमि सुधार, खाद्यान्न का वितरण और ग्रामीण लोगों के लिए आवास स्थलों का प्रावधान शामिल था। हालांकि सिंडिकेट नेताओं ने इस वामपंथी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्हें इसके बारे में गंभीर आपत्ति थी। The factional rivalry between syndicates and Indira Gandhi came in open in 1967 following the death of the then President Zakir Hussain. The post of president fell vacant that year. Somehow, syndicate managed to nominate Neelam Sanjeevam Reddy, the long-time opponent and then Speaker of Lok Sabha, as the official Congress candidate for presidential elections. सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो गुट्टिये प्रतिद्वंद्विता 1967 में सामने आने लगी, जो चल रही थी वो अब सामने आने लगी। ये कब हुआ? ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, उस वर्ष जब राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति हो गई, तो उनके चुनावों में ये चीज बहुत सामने आ गई और अंततः पार्टी दो हिस्सों में टूट ही गई। सिंडिकेट किसी तरह से नीलम संजीव रेड्डी को नामित करने में कामयाब रहा, जो लंबे समय से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अधिकारित कांग्रेसी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी को अब बर्दाश्त तो नहीं हुआ। She was not able to tolerate that, so she retaliated by encouraging V.V. Giri, the then vice president, to file nomination as an independent candidate. She also announced big popular policy measures like nationalization of 14 banks and abolition of private purse or the special privileges given to former princes. क्योंकि इंदिरा गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने वीवी गिरी, जो तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, उनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए कहा। निर्दलीय ही, ओके। तो साथ ही उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स यानी राजभत्ते या पूर्व राजाओं को दिए गए विशेषाधिकार को समाप्त करने जैसे बड़े लोकप्रिय नीतिगत उपायों की घोषणा की। अब व्हाट वाज दिस प्रिवी पर्स? अब ये प्रिवी पर्स क्या था? With the passage of the Indian Independence Act 1947, the British government granted independence to the areas that were directly under their rule. Therefore, the British India, and left the choice to the princely states to decide their future course of action, whether they want to join India or Pakistan or they want to stay independent. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ब्रिटिश सरकार ने उन क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जो सीधे उनके शासन के अधीन थे, यानी जो जिसे ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, और रियासतों पर उनके भविष्य की कार्रवाई के फैसले करने का विकल्प छोड़ दिया। रियासतों से कह दिया कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते, किसी के भी साथ अपना विलय कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल persuaded these princely states to join Indian Union after independence. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। In consideration of such princely states signing the instrument of accession, the government of India granted to them a privy purse, which was a specified sum of amount that was payable annually to the rulers of such states. ऐसी रियासतों के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पर विचार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें एक प्रिवी पर्स प्रदान की, जो एक निर्दिष्ट राशि थी, जो ऐसे राज्यों के शासकों को सालाना देय थी जो विलय होने जा रहे थे।
So, we can say that the integration was preceded by an assurance that after the dissolution of princely rule, the then ruler families would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowance measured on the basis of the extent, revenue, and the potential of the merging state. This grant was called privy purse. हम कह सकते हैं कि एकीकरण से पहले यह आश्वासन दिया गया था कि रियासतों के शासन के विघटन के बाद तत्कालीन शासक परिवारों को कुछ निजी संपत्ति रखने की अनुमति दी जाएगी और आनुवंशिक या सरकारी भत्ते में अनुदान दिया जाएगा, जिससे सीमा, राजस्व और विलय राज्य की क्षमता के आधार पर मापा जाएगा। इस अनुदान को प्रिवी पर्स कहा जाता है। At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim. विलय के समय इन विशेषाधिकारों की बहुत कम आलोचना हुई थी क्योंकि एकीकरण और समेकन प्राथमिक उद्देश्य था। The payment of privy purse were made to the former rulers under constitutional provisions of Article 291 and Article 362. However, it was often questioned as a relic of the colonial past. Privy purse conferred special status to the ruling class, which continued the British practice of ruler and the ruled. प्रिवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। हालांकि इसे अक्सर औपनिवेशिक अतीत के अवशेष के रूप में देखा जाता था। प्रिवी पर्स ने शासक वर्ग को विशेष दर्जा प्रदान किया, जिसने शासक और शासन की ब्रिटिश प्रथा को जारी रखा। Hereditary privileges were not consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down in the Constitution of India. वंशानुगत विशेषाधिकार भारत के संविधान में निर्धारित समानता और सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे। It went against the ideas of equality enshrined in preamble and Part 3 of the Constitution, therefore the fundamental rights. Moreover, privy purse was an added economic pressure on a newly born independent nation that was already ridden with poverty, hunger and security challenges. यह संविधान की प्रस्तावना और भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में प्रतिस्थापित समानता के विचार के विरुद्ध था। इसके अलावा प्रिवी पर्स एक नए स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था जो पहले से ही गरीबी, भूख और सुरक्षा जैसी चुनौतियों से ग्रस्त था। The concept of rulership with privy purse and special privileges was incompatible with principles of democracy, equality and social justice, and it was unrelated to any current functions and social purposes. It was a burden on government, also it was tax-free, thus was an added economic pressure. प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों के साथ शासन की अवधारणा लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत थी और यह किसी भी मौजूदा कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों से असंबंधित थी। यह सरकार पर एक बोझ थी। यह टैक्स फ्री भी था, तो इस प्रकार एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था। Nehru had expressed his dissatisfaction over the matter time and again. Following the elections of 1967, Indira Gandhi supported the demand that the government should abolish privy purse. नेहरू ने इस मामले पर बार बार अपना असंतोष व्यक्त किया था। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने इस मांग का समर्थन किया कि सरकार को प्रिवी पर्स को समाप्त कर देना चाहिए। मोरारजी देसाई
however, called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princess. हालांकि मोरारजी देसाई ने इस कदम को नैतिक रूप से गलत और राजकुमारों के साथ विश्वासघात बताया। The government tried to bring the Constitution Amendment Act in 1970, but it was not passed in Rajya Sabha. सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन लाने की कोशिश की, लेकिन इसे राज्यसभा में पारित नहीं किया गया। Then Indira Gandhi asked the president to issue an ordinance. An ordinance was issued, but was struck down by the Supreme Court. फिर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहकर एक अध्यादेश जारी करवाया। अध्यादेश जारी भी हुआ, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। Why so? Because the articles of privy purse were written in Constitution. So if an ordinance is issued against that, then it is against a Constitution. अगर ये पारित हो जाता तो ये संविधान के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि संविधान में प्रिवी पर्स के लिए अनुच्छेद लिखे हुए थे। इंदिरा गांधी made this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support. इंदिरा गांधी ने 1971 में इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया और जनता का भरपूर समर्थन भी मिला। Following its massive victory in 1971 election, the constitution was amended to remove legal articles for abolition of privy purse. So, by the 26th Amendment to the Constitution of India in 1971, privy purse was abolished. The amendment led to the omission of Article 291 and 362. 1971 के चुनाव में इसकी भारी जीत के बाद, इंदिरा गांधी के भारी जीत के बाद प्रिवी पर्स के उन्मूलन के लिए कानूनी लेखों को हटाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। अंततः 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हो गया, यानी उन दोनों वो अनुच्छेद का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा था, उन्हें हटा दिया गया था, वे रद्द हो गए थे। Now let's come back to the topic which we were discussing, that was presidential election of 1969. अब चलिए हम उसी टॉपिक पे वापस चलते हैं जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव जो 1969 में हो रहे थे। Morarji Desai was the deputy prime minister and the finance minister at this time. इस वक्त पे मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी और वित्त मंत्री भी थे। On both these issues, which issues? Selection of N. Sanjeeva Reddy as official candidate of the Congress for the nomination of presidential elections and Indira Gandhi's step for the removal of privy purse led to the serious differences between Morarji Desai and Prime Minister, resulting in Desai leaving the government. Actually, it is said that on the very next day of nomination of N. Sanjeevam Reddy as the official candidate of Congress for the presidential election, Indira Gandhi herself asked Morarji Desai for the resignation from the post of finance minister and asked him to continue as deputy prime minister. The reason she gave was that your ideology doesn't matches with the ideology of the party. Congress had seen such differences in the past, but this time both the parties wanted a showdown which took place during presidential election. इन दोनों ही मुद्दों पे, कौन से दोनों मुद्दों पे? एक, पहला एन संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस का सिंडिकेट्स का उनका चुनाव करना, और दूसरा इंदिरा गांधी का प्रिवी पर्स को हटाने का प्रावधान पर बात करनी।
इन दोनों ही मुद्दों पर मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री के बीच में गंभीर मतभेद सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप देसाई ने सरकार छोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी के आधारिक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकित होने के बाद के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से इस्तीफा मांग लिया था फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से, यानी वित्त मंत्री की पोस्ट से, उस पद से, और यह भी कहा था कि आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी उपराष्ट्रपति का पद पर जारी रह सकते हैं, आप उस पद पर रह सकते हैं। कांग्रेस ने पहले भी ऐसे मतभेद देखे थे, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी, एक दूसरे की तस्लीम चाहती थी, जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हो गई। द then Congress President S. Nijalingappa issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party. Indira Gandhi supporters requested, yani demanded, for all India Congress committees a special meeting, but that was refused. And that's why this section after the split came to be known as the Congress Requisitionist. हुआ क्या? तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने एक व्हिप जारी कर कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार यानी संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट देने को कहा। इंदिरा गांधी समर्थकों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक के लिए अनुरोध की, उसके लिए मांग की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दी गई और इसीलिए कांग्रेस के विभाजन के बाद इस कांग्रेस को कांग्रेस मांगकर्ता समूह के नाम से जाने लगा। आफ्टर सपोर्टिंग वीवी गिरी साइलेंटली, इंदिरा गांधी ओपनली कॉल्ड फॉर कंसाइंड वोट। वीवी गिरी का चुपचाप समर्थन करने के बाद इंदिरा गांधी ने खुले तौर पर अपने विवेक से वोट देने को कहा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वोट ऑफ कंसाइन। अब प्रश्न यह है कि विवेक से वोट होता क्या है। It is a type of vote in legislative body where legislators are allowed to vote according to their own personal conscience rather than according to any official line set down by their political party. विवेक से वोट होता क्या है? यह एक विधायी निकाय में एक प्रकार का वोट है जहां विधायकों को अपने राजनीतिक दल द्वारा निर्धारित आधिकारिक लाइन के बजाय अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार मतदान करने की अनुमति है। Elections of VV Giri ultimately resulted in the victory of VV Giri. Elections of the president held in 1969 ultimately resulted in the victory of VV Giri. That means it resulted into the defeat of Sanjeev Reddy, the official candidate of Congress. This defeat of the official candidate formalized the split in the party. Now what? चुनाव के परिणाम स्वरूप अंततः वीवी गिरी की जीत हो गई और आधिकारिक उम्मीदवार जो थे यानी संजीव रेड्डी, उनकी हार हो गई और उनकी इस हार ने पार्टी में फूट को औपचारिक रूप दे दिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड पीएम फ्रॉम पार्टी एंड शी क्लेम्ड हर ग्रुप इज द रियल कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया, उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया और इंदिरा गांधी ने दावा किया कि उनका समूह ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन ideological divide between socialist and conservative, between pro-poor and pro-rich. इंदिरा गांधी ने विभाजन को समाजवादी और रूढ़िवादी के बीच, गरीब समर्थक और अमीर समर्थक के बीच एक वैचारिक विभाजन के रूप में पेश किया। Split of Congress reduced Indira Gandhi government in minority, yet her government continued with the support of a few other parties. कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, उन्होंने बहुमत खो दी,
लेकिन फिर भी उनकी सरकार अन्य दलों के साथ समर्थन से जारी रही, कोएलिशन से जारी रही। During this period, government made a conscious attempt to project its socialist credentials. Indira Gandhi also vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislation. इस अवधि के दौरान सरकार ने अपनी समाजवादी साख को पेश करने के लिए सचेत प्रयास किए। उन्होंने मौजूदा भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए भी जोरदार अभियान चलाए और भूमि सीमा कानूनों के लिए भी जबरदस्त काम किया। In order to end her dependence of other parties, strengthen her party's position in the parliament and seek a proper popular mandate for her programs, Indira Gandhi government recommended the dissolution of Lok Sabha in 1970s December. अन्य दलों पर उनकी निर्भरता को समाप्त करने के लिए संसद ने अपनी पार्टियों की स्थिति को मजबूत करने और उनके कार्यक्रमों के लिए एक उचित लोकप्रिय जनादेश प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। इसके बाद लोकसभा को भंग भी कर दिया गया। After this, लोकसभा was dissolved. The new fresh elections were held in 1971. नए इलेक्शन 1971 में हुए। So let's see the 1971 election and restoration of the Congress. 1971 के चुनाव और कांग्रेस की बहाली। The fifth general election to the Lok Sabha were held in February 1971. February 1971 में लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव हुए। The electoral contest appeared to be loaded against Congress therefore against the Indira Gandhi's Congress. After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. चुनावी मुकाबला कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी की पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार था तो ये एक कमजोर पार्टी से अलग हुआ गुट ही। Indira Gandhi matters were further worsened when all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance and named it as Grand Alliance. इंदिरा गांधी के लिए मामले और बद से बदतर उस वक्त हो गए जब सभी गैर कांग्रेसी दल, गैर कम्युनिस्ट पार्टियां आदि ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया जिसे उन्होंने महागठबंधन नाम दिया। The ruling party had an alliance with the Communist Party of India. सत्तारूढ़ दल का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन था। Yet the new Congress had something that its big opponent lacked. It had an agenda, an issue, and a positive slogan. Grand Alliance did not have a coherent political program. फिर भी नए कांग्रेस में कुछ ऐसा था जो उसके बड़े विरोधियों के पास था ही नहीं। उसके पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक सकारात्मक नारा था। महागठबंधन का कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं था। इंदिरा गांधी said opposite alliance had only one common program and that is Indira Hatao, which means remove Indira. And in contrast, she put forward a positive program captured in slogan गरीबी हटाओ, which means remove poverty. इंदिरा गांधी ने कहा कि विपरीत गठबंधन का केवल एक ही कार्यक्रम था, इंदिरा हटाओ, और उसके विपरीत उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे में कैद एक सकारात्मक कार्यक्रम को उन्होंने सामने रखा। The results of elections of 1970 were as dramatic as was the decision to hold these elections. 1971 के चुनावों के परिणाम उतने ही नाटकीय थे जितने कि इन चुनावों को कराने का निर्णय था। The Congress CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won its first 4 general elections. Just look at the change.
In the general election of 1967, Congress won with the lowest tally of seats and shares of votes since 1952. But this time, Congress won more seats and votes than the Congress had ever won it in its first four general elections. The Congress CPI alliance together won 375 seats in Lok Sabha, securing 48.4% of votes. The Congress R, that means the Congress of Indira Gandhi, alone won 352 seats and with about 40% of popular votes on its own. कांग्रेस बाकपा गठबंधन ने कांग्रेस के पहले 4 आम चुनावों की तुलना में अधिक सीट और वोट जीते। नोट द चेंज, आप देखिए कि कितना बदलाव हो गया है। 1967 के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे कम सीटों और वोट शेयरों के साथ 1952 के बाद से सबसे कम सीट और वोटों के साथ जीत हासिल की थी और इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा, अब तक उनके सबसे ज्यादा वोट और सीटों से उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीटें जीती अकेले ही, अपने ही दम पर, और लगभग 44% वोट खुद ही हासिल किए। और जबकि उनका जो गठबंधन था बाकपा के साथ, उसको मिला करके उन्होंने लोकसभा सीटें 345 जीती और टोटल वोट 48.4% हासिल किए। With this, Indira Gandhi's Congress party established its claim of being the real Congress and restored to it the dominant power in Indian politics. इसके साथ ही इंदिरा गांधी की पार्टी ने असली कांग्रेस होने का अपना दावा स्थापित किया और उसे भारतीय राजनीति में प्रभुत्वशाली शक्ति बहाल कर दी। The Grand Alliance proved a grand failure. महागठबंधन एक बड़ी विफलता साबित हुआ। Their combined tally of seat was less than 40%. उनकी कुल सीटें की संख्या ही 40 से कम थी। Soon after 1971 Lok Sabha election, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, now Bangladesh. So the elections of 1971 were followed by the crisis of East Pakistan and Indo-Pak War, leading to the establishment of Bangladesh. 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट छिड़ गया। तो 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट और भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई। These events added to the popularity of Indira Gandhi. Even opposition admired her statesmanship. इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी को लोकप्रियता का बड़ा इजाफा दिया। विपक्ष ने भी उनकी राजनीति की काफी प्रशंसा की। Her party swept through all state assembly elections held in 1972. उनकी पार्टी ने 1972 में हुए सभी राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर ली। Indira Gandhi was now portrayed as the protector of the poor as well as the underprivileged. Along with this, she was also portrayed as a strong national leader. उन्हें अब न केवल गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा जा रहा था, बल्कि एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में भी देखा जाता था। Two successive victories restored the Congress domination. लगातार 2 जीतों ने कांग्रेस के वर्चस्व को बहाल कर दिया। We didn't talk about 2 successive victories still yet. We have just talked about 1971 elections. We'll talk about it later after discussing the Bangladesh crisis. हमने अभी दूसरी जीत के बारे में बात नहीं की है, हम इसे पहले बांग्लादेश संकट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे। Though Congress occupied a similar position in the terms of its popularity as in the past, but now it was a different kind of party. It entirely relied on popularity of the supreme leader. Somewhat a weak organization structure, it lacked factions and thus failed to accommodate all kinds of opinion and interest that the Congress system was known for. Though it won, it depended more on some social groups like poor, Dalits, Adivasis, and the minorities.
हालांकि कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता के मामले में पहले की तरह ही स्थिति पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब यह एक अलग तरह की पार्टी थी। यह पूरी तरह से सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर निर्भर था। ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी पर डिपेंडेंट थे, उनके नेम पे वोट डले थे। कुछ हद तक कमजोर संगठन संरचना थी, इसमें गुटों की कमी थी और इस प्रकार सभी प्रकार की राय और रुचि को समायोजित करने में ये विफल रहा, जिसके लिए कांग्रेस प्रणाली को जाना जाता था। हालांकि वो जीती, किंतु वो सामाजिक समूहों पर अधिक निर्भर थी, जैसे गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इत्यादि। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expressions of the people's aspiration actually shrank. जबकि कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की और इंदिरा गांधी ने अभूतपूर्व राजनीतिक अधिकार की स्थिति ग्रहण की, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के साथ का जो स्थान था वो वास्तविकता में सिकुड़ गया था। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस कंटिन्यू टू ग्रो। विकास और आर्थिक अभाव के मुद्दों के इर्द गिर्द लोकप्रिय अशांति और लामबंदी बढ़ती ही जा रही थी। And this led to the political crisis that threatened the very existence of constitutional democracy in the country. इससे एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया और ऐसा संकट पैदा हुआ जिसने संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। कांग्रेस was no more the same. The differences became clear in a series of events between 1973 and 1975 that brought a new challenge to India's democracy. The development led to the imposition of emergency in June 1975. कांग्रेस अब वैसी नहीं रही। 1973 और 1975 के बीच की घटनाओं की इतनी लंबी घटनाओं में जो श्रृंखला थी उसमें अंतर स्पष्ट हो ही गया था कि अब पहले जैसी कांग्रेस रही ही नहीं है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती लेकर के आया। जो हालात वे वो नई चुनौती लेकर के आए भारत के लोकतंत्र के लिए। और इसी विकास ने आखिरकार ये जो चुनौतियां थी इसका विकास होता रहा, एक बढ़ती रही और उसके बाद जून 1975 में आपातकाल लगाना पड़ा। Generally, we would associate emergency with war and aggression or with natural disasters, but this was imposed because of the perceived threat to internal disturbance. It ended as dramatically as it began, resulting in a defeat of the Congress in Lok Sabha election 1977. आमतौर पर हम आपातकाल को कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं कि आपातकाल है मतलब या तो युद्ध है या कोई आक्रमण है या कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, हम उसी के साथ जनरली से जोड़ते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी अब लगाई, जो आपातकाल अब लगाया गया था, ये आंतरिक अशांति के कथित खतरे के कारण लगाया गया था। ये वैसे ही नाटकीय रूप से समाप्त हो गई जैसे कि शुरू हुई थी और परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव 1977 में कांग्रेस हार गई। In the elections of 1971, Congress gave the slogan "Garibi Hatao." However, the social and economic conditions in the country did not improve after 1971-72. Bangladesh crisis further added strains to the India's economy. About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. This was then followed by the war with Pakistan, which led to the further deterioration of our economy. After this war, US government stopped all the aid to India. 1971 के चुनावों में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। लेकिन 1971 से 72 के बाद देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का कोई खास सुधार हुआ ही नहीं। बांग्लादेश संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल दिया और ही ज्यादा उसे बुरी कंडीशन में ला दिया। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान सीमा को पार कर भारत में आ गए। इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ।
और युद्ध हुआ तो जाहिर है कि इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो गई, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। युद्ध के बाद अमेरिका सरकार ने भारत को सभी प्रकार की सहायता भी रोक दी। आज के लिए बस इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।